अब हम स्टडी करते हैं हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फेयोल का मानना था जो ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल वर्क रहता है उसको स्मॉल टास्क स्मॉल जॉब्स बनाकर वर्कर्स के बीच में डिवाइड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंस। जो जिसकी जो काबिलियत हो जो जिस चीज़ में कॉम्पिटेंट हो उसको उस टाइप का वर्क कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक ड्राइवर है तो वो ड्राइविंग करेगा, एक क्रेन ऑपरेटर है तो वो क्रेन ऑपरेट करेगा, एक क्लर्क है तो वो क्लर्क क्लर्क वाले काम करेगा, अकाउंट मेंटेन करेगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है। एक हर इंडिविजुअल की हर एक डिफरेंट फील्ड में स्पेशलिटी होती है, उस एरिया का वो एक्सपर्ट होता है। तो कॉम्पिटेंस के बेसिस पे जब जॉब अलॉट की जाती है तो उस वर्क में वो पर्सन स्पेशलाइज होने की वजह से वो वर्क ज़्यादा अच्छी इफिशिएंसी से हो पाता है। ऐसा हेनरी फेयोल का मानना था। तो जब वर्क को डिवाइड किया जाता है तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जगह पर एक स्पेशलिस्ट वर्क करता है जो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और एक नॉर्मल वर्कर से ज़्यादा अच्छे एफर्ट में वो वर्क कर पाता है। तो स्पेशलाइजेशन एक सबसे बेस्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू फेयोल जिससे ह्यूमन एफर्ट्स को सबसे ज़्यादा इफिशिएंट वे में यूज़ किया जा सकता है। ह्यूमन एफर्ट्स सबसे बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू फेयोल स्पेशलाइजेशन से ही यूज़ किए जा सकते हैं। तो बिजनेस वर्क जो है इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए आज की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन साइज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वो अपने एम्प्लॉयज को जॉब असाइन करती हैं, टास्क असाइन करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। और ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन लाने के लिए जो जाइंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिविजन्स क्रिएट करती हैं, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो अपने एरिया के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो फेयोल जो था वो स्ट्रांगली रिकमेंड करता था ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस, जिसकी वजह से स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी और जिसकी वजह से ह्यूमन एफर्ट सबसे बेस्ट इफिशिएंट वे में यूज हो पाएंगे। हर एक जॉब जो है नॉर्मल पर्सन जो उस जॉब को करेगा और एक स्पेशलाइज्ड पर्सन जब उस जॉब को करेगा तो उसमें डिफरेंस होगा। सेकंड जो प्रिंसिपल हमें स्टडी करना है वो है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस और एक्शंस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर टास्क और आउटकम्स। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल पहले भी मैंने दिया है कि स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल के पास ऑथोरिटी होती है टू डिक्लेयर अ हॉलीडे, हॉलीडे डिक्लेयर करने की। बट आपकी क्लास में नेक्स्ट डे का आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होमवर्क डिसाइड करने की ऑथोरिटी उस सब्जेक्ट टीचर की होती है। तो उसी चीज़ को हम ऑथोरिटी कहते हैं जहाँ पर एक पर्सन और एक इंडिविजुअल के पास पावर होती है कुछ डिसीजंस लेने की, कुछ एक्शंस लेने की। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है। जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की का मतलब बॉस, उसके अंदर सबॉर्डिनेट, उसके नीचे सबॉर्डिनेट, फिर उसका सबॉर्डिनेट। तो उन सब की भी डिफरेंट अथॉरिटी होती है। टॉप लेवल की ज़्यादा अथॉरिटी होगी, मिडिल लेवल की कम और लोअर लेवल की और कम। और उनके टास्क और उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनकी अथॉरिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक दूसरा वर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों एक कनेक्टेड हैं। जब एक पर्सन को कुछ वर्क से रिलेटेड या किसी जॉब से रिलेटेड अथॉरिटी होती है तो वो उस जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक सब्जेक्ट टीचर जिनके पास अथॉरिटी है आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ाने की, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स होमवर्क देने की, टेस्ट कंडक्ट करने की, तो एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, फाइनल आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। टेलर के अकॉर्डिंग ऑथोरिटी ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी का मतलब था ऑर्डर देना और ओबीडियंस ऑब्टेन करना, मतलब अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देना, कमांड देना, और सबऑर्डिनेट उसको फॉलो करे, फुलफिल करे, उसको ऑथोरिटी बोलते थे अकॉर्डिंग टू हिम।
रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कोरोलरी है ऑथोरिटी के, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक इंडिविजुअल को ऑथोरिटी दी जाएगी वहां पर वो पर्सन एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएगा। ऑथोरिटी अकॉर्डिंग टू फेयोल दो टाइप की होती है, एक होती है पर्सनल ऑथोरिटी और एक होती है ऑफिशियल अथॉरिटी। तो ऑफिशियल अथॉरिटी जो अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को उसकी ऑर्गेनाइजेशन में डेजिग्नेशन या उसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग मिलती है उसको हम ऑफिशियल अथॉरिटी बोलते हैं। और एक जो पर्सनल अथॉरिटी रहती है वो एक इंडिविजुअल की पर्सनल क्वालिटीज की वजह से उसमें होती है। अथॉरिटी जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल समझने के लिए एक एग्जांपल है सिंपल, जैसे आपके पेरेंट्स पर आपकी के ऊपर इनफॉर्मल अथॉरिटी रहती है और आपके टीचर की आपके ऊपर एक फॉर्मल अथॉरिटी रहती है। तो मैनेजर्स को कमेंसरेट करना रहता है ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो हमने डिस्कस किया है, लेकिन हेनरी फयोल ने ये नहीं बताया कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती क्या होती है। हेनरी फयोल का ये कहना था कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर एक पर्सन को आप ऑथोरिटी दे रहे हो और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा रहा है किसी वर्क के लिए, तो उस केस में वो अपनी ऑथोरिटी का मिस यूज कर सकता है। अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर जिसको बोलते हैं। तो इस चीज से ऑर्गेनाइजेशन को सेफगार्ड करने के लिए जब एक पर्सन को अथॉरिटी दी जाए तो उसको उतना रिस्पॉन्सिबल भी बनाया जाए। और ऑन दी अदर हैंड अगर एक मैनेजर को अथॉरिटी कम दी जाए और उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो उस केस में भी अच्छे से इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। बुक के अंदर एक एग्जांपल है कि एक मैनेजर को अथॉरिटी दी गई है कि वो 40 डेज तक का क्रेडिट अपनी तरफ से ऑफर कर सकता है क्लाइंट को। बट उसके पास एक क्लाइंट आया जिसने एक बहुत अच्छी डील ऑफर करी, बट उसने उसमें ऑफर में मांगा कि उसको 60 डे का क्रेडिट मिला दिया जाए, मतलब 60 दिनों तक उसको उधार दिया जाए। डील बहुत अच्छी थी पर जो मैनेजर था वो उस डील को कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी। उसको सिर्फ परमिशन थी 40 डे तक का क्रेडिट अलाउ करने की। तो इससे बिजनेस का लॉस हुआ। तो यहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, यही फेयोल ने सजेस्ट किया है। नेक्स्ट, फेयोल सजेस्ट करता था कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए। तो एक बार डिसिप्लिन का मीनिंग देख लेते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ओबीडियंस, पालन करना, ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स को और एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं और जो उनके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जो टर्म्स कंडीशंस लिखे हैं उनको फॉलो करना, ओबे करने को ही डिसिप्लिन बोलते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और एम्प्लॉय एग्रीमेंट के टर्म्स कंडीशन को फॉलो करने को डिसिप्लिन बोलेंगे। तो फेयोल बोलता था कि जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन का मीनिंग है। अब फेयोल डिसिप्लिन के बारे में ये बोलता था जो डिसिप्लिन है वो सभी लेवल्स पर रिक्वायर है। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, मिडिल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव सभी के लिए है। तो डिसिप्लिन सभी जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। डिसिप्लिन जो है एक टाइप की कमिटमेंट है बोथ साइड से, टुवर्ड्स दी वर्कर्स और टुवर्ड्स दी मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन सिर्फ वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए है, मैनेजमेंट के लिए भी डिसिप्लिन है। और कोई भी प्रीजुडिस या बायसनेस नहीं होना चाहिए डिसिप्लिन को लेके। सभी के लिए जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है वो एक जैसे होना चाहिए। जो पेनल्टीज हैं वो एक जैसे सभी एम्प्लॉयज पर चार्ज होना चाहिए। जो एग्रीमेंट एम्प्लॉयज के साथ साइन किया गया है वो क्लियर, फेयर होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट एम्प्लॉयज को अपना वर्क करना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा हेनरी फेयोल का मानना था। और दोनों की फुल कमिटमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स, मैनेजमेंट की भी एज वेल एज एम्प्लॉयज की भी।
जैसे बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एम्प्लॉयज ने कमिटमेंट दी कि जब कंपनी लॉस सफर करेगी तो एक्स्ट्रा वर्क करेंगे विदाउट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मनी, बिना किसी ज़्यादा पैसे के या बिना ज़्यादा बोनस के वो एक्स्ट्रा वर्क करेंगे जब ऑर्गेनाइजेशन लॉस सफ़र कर रही होगी। और मैनेजमेंट ने बोला कि हम आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे जब ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा अर्न करेगी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगी। इस टाइम पर आप वर्क करेंगे जब ऑर्गेनाइजेशन लॉस सफ़र कर रही है और आप ऑर्गेनाइजेशन को उस लॉस से रिवाइव कराएंगे या निकलवाएंगे। तो इस केस में दोनों ने कुछ कमिटमेंट की है, तो कमिटमेंट को फुलफिल करने को ही यहाँ पर डिसिप्लिन बोलेंगे। तो हेनरी फेयर बोलता था जो डिसिप्लिन है दोनों के लिए होना चाहिए, वर्कर्स के लिए भी होना चाहिए, एम्प्लॉयज के लिए भी होना चाहिए, वर्कर एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के लिए भी होना चाहिए। जो पेनल्टीज हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है वो फेयर और जस्ट होना चाहिए, पेनल्टीज का जुडिशियस यूज होना चाहिए और दोनों को अपनी कमिटमेंट ऑनर करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो प्रिंसिपल ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एक वर्कर का एक ही बॉस हो, एक से ज्यादा उसके बॉस नहीं हो सकते, और वो वर्कर सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर लेगा और उसी को रिपोर्ट करेगा। इसी प्रिंसिपल को फेयोल ने यूनिटी ऑफ कमांड बोला है। तो ऑर्गेनाइजेशन में वन एंड ओनली वन बॉस हो हर एक इंडिविजुअल का, एक एम्प्लॉय के दो बॉस नहीं हो सकते। अगर वो दो सुपीरियर से कमांड लेने लगेगा तो यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट होगा, वो फॉलो नहीं होगा, और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्डर स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इवन जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब एट रिस्क, इन डेंजर, जेंडर डेंजर में आ जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन है, ऑर्डर स्टेबिलिटी सब खत्म हो जाएगा। तो डुअल सबॉर्डिनेशन जो है वो हमेशा अवॉइड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एक पर्सन एक एक ही सुपीरियर हो सकता है, तो डुअल सबॉर्डिनेशन होना ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होगा और जो टास्क है वो इफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन में फिनिश नहीं हो पाएंगे, एक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे कि बुक में एक एग्जांपल है कि एक इंडिविजुअल एक मार्केटिंग हेड से और एक फाइनेंस हेड से दोनों से ऑर्डर लेता है। तो मार्केटिंग वाले चाहते हैं कि ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो तो वो उसको ज्यादा डिस्काउंट देने के लिए बोल देते हैं। फाइनेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड्स जो है वो अच्छे से यूटिलाइज हो, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बचे, तो वो उस इंडिविजुअल को मना कर देते हैं डिस्काउंट देने से। ये जस्ट सिंपल एग्जांपल है जो बुक में मेंशन है। तो उस केस में वो जो पर्सन है, ये यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड जो है वॉयलेट हो गया, वो पर्सन उसके दो बॉस हो गए, वो दोनों से ऑर्डर ले रहा है, तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा और सिस्टमेटिक वे में वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो हेनरी फेयोल ने सजेस्ट किया कि यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होना चाहिए सभी एम्प्लॉइज के लिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले सभी डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिविजन्स, सभी का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेम होता है, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करती है। बट ऑर्गेनाइजेशन में हर ग्रुप जो है वो एक दूसरे ग्रुप से एक अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। कोई मार्केटिंग का ग्रुप है तो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, कोई प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, कहीं पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, और उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो अलग हैं, हर एक डिपार्टमेंट का उसका खुद का हेड है और खुद के प्लान्स हैं। बट ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट डिविजन्स जो हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट टीम, जिसमें बॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग डिपार्टमेंट, फील्डिंग डिपार्टमेंट होता है, विकेट कीपिंग होती है, तो ओवरऑल टीम का जो वर्क का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो सेम रहता है, टू विन द मैच। बट उनके हर एक ग्रुप का भी ऑब्जेक्टिव रहता है, ओपनर्स का रहता है कि एक सॉलिड फाउंडेशन दें, जो फ्रंट अटैक बॉलर्स रहते हैं वो विकेट निकाल के दें। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हर एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के कुछ प्लान्स होते हैं, बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी प्लान होता है। मतलब बताने की बात यह है
कि डिफरेंट वर्कर्स, डिफरेंट इंडिविजुअल जो हैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए ही वर्क करते हैं, और किसी भी केस में एक इंडिविजुअल या एक डिपार्टमेंट डिवीजन का वर्क दूसरे डिपार्टमेंट डिवीजन के वर्क से ओवरलैप नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि एक कंपनी है जो मोटरसाइकिल्स और कार्स बनाती है, तो मोटरसाइकिल्स बनाने वाली यूनिट अलग है, उसके बॉस अलग है, उनका प्लान अलग है। सेकंड कार्स बनाने वाली यूनिट अलग है, उनके बॉस अलग है, प्लान अलग है, वर्कर्स अलग है। दोनों के वर्क जो हैं वो कभी भी ओवरलैप नहीं होते हैं, डुप्लीकेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि कार्स बनाने वाले मोटरसाइकिल्स पेंट कर दें और कार्स वाले फिर उनको डबल से पेंट कर दें, क्योंकि हर जो सेपरेट डिपार्टमेंट है वो अपना खुद का वर्क कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है। नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड जो है एक जैसे सुनाई देते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो एक ये बताता है कि एक इंडिविजुअल को ऑर्डर जो है वो एक बॉस से लेना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ग्रुप जो भी हैं और उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो भी हैं, बट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सेम ऑब्जेक्टिव हैं। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव एंड मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। हर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी का सेम ही ऑब्जेक्टिव है और उनका एक ही हेड और एक ही प्लान है। यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो डुअल सबऑर्डिनेशन से बचाता है, जहां पर एक इंडिविजुअल के दो बॉस हो सकते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बचाता है। यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए है, जिससे एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क करे, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है जो है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ पॉइंट को रीड करके समझ में आ रहा है कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो सबऑर्डिनेट होना चाहिए जनरल इंटरेस्ट के। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले वर्कर्स और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ इंडिविजुअल जो है वो सैलरी अर्न करना चाहता है। इंडिविजुअल से मतलब यहाँ वर्कर्स, एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वो सैलरी अर्न करना चाहता है, हाई बोनस अर्न करना चाहता है, इंसेंटिव्स अर्न करना चाहता है, सैलरी हाइक चाहता है। ये उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए उसने ऑर्गेनाइजेशन जॉब ज्वाइन करी है। और ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ऑब्जेक्टिव हैं प्रॉफिट को बढ़ाना, कस्टमर्स को इंक्रीज करना, एक्सपांशन करना। तो ये जो है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल के जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पर फेयोल ने बोला कि जो एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो बाद में आएगा, और जो ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के हित की बात है, वो पहले की जाएगी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स हम उन्हें बोलते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी वे में रिलेटेड है, किसी भी वे में ऑर्गेनाइजेशन में उनका इंटरेस्ट है, उनको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है ऑर्गेनाइजेशन से। शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो भी जो स्टेक होल्डर्स ही हैं। जो बैंक्स लोन कंपनी को लोन दे रखा है वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसे करके कस्टमर्स भी स्टेक होल्डर्स है। कस्टमर्स चाहते हैं कि कंपनी जो है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस पे ऑफर करे, तो वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो यहाँ पर फेयोल ने ये बोला कि स्टेक होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है उसको सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए या स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है और स्टेक होल्डर का जो जनरल इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, और जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो सबऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब ये नहीं उसको कंप्लीट एलिमिनेट करना, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अचीव नहीं हो, इंडिविजुअल का भी इंटरेस्ट हो, लेकिन इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को दी जाएगी। रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो सैलरी वेजेस जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मिलती हैं उसके बारे में फेयोल ने बोला कि एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस मिलना चाहिए, इतनी मिलना चाहिए जिससे वो एक स्टैंडर्ड लाइफ जी पाए। और ऑन दी अदर हैंड कंपनी के लिए
वो बर्डन ना हो, विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी में हो। रिम्यूनरेशन जो है वो जस्ट हो और इक्विटेबल हो। जस्ट हो मतलब जस्टिफाइड हो वर्क के लिए, अगर जैसा वर्क एम्प्लॉय कर रहा है और उस वर्क के लिए जितना उसको पैसे मिलना चाहिए उसको जस्टिफाइड करता हो, और इक्विटेबल हो, फेयर हो। इक्विटेबल मतलब फेयर हो। तो जब एम्प्लॉय को रिम्यूनरेशन फेयर इक्विटेबल मिलेगा, जस्टिफाइड मिलेगा, जितना वो वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मूथली वर्क कर पाएगी। और एक मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कॉन्जिनायल एटमॉस्फेयर रहेगा। कॉन्जिनायल मीन्स आप एक दूसरे से प्रेम का और अंडरस्टैंडिंग का एटमॉस्फेयर रहेगा। तो वर्कर्स को फेयर पेमेंट करना चाहिए, फेयर वेजेस देना चाहिए, और वर्कर्स को ऑन द अदर हैंड कंपनी की पेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा वेजेस और सैलरी डिमांड नहीं करना चाहिए। ऐसा हेनरी फ्योल का मानना था।